Good morning, my dear students. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of genetics, I am going to deliver my talk on यूजेनिक्स। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की जेनेटिक्स की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में यूजेनिक्स पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। यूजेनिक्स की जो ब्रांच है ये मानव की नस्ल के सुधार से संबंधित है। इट इज रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। अब मानव की नस्ल का सुधार जो है वो जेनेटिक्स की एप्लीकेशन के द्वारा भी हो सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा भी हो सकता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के द्वारा भी हो सकता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर, एजुकेशन और अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके भी किया जा सकता है। तो इन सभी पहलुओं पे मैं आज चर्चा करूंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक यूजेनिक्स। सबसे पहले इसका परिचय, यूजेनिक्स क्या है। यूजेनिक्स टर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। यूजेनिक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और ग्रीक भाषा में यूजिन शब्द है। यूजिन, यूजिन का अर्थ होता है वेल बॉर्न, यानी अच्छी संतति के उत्पन्न से। यूजिन मीन्स वेल बॉर्न। द टर्म यूजेनिक्स वाज प्रपोज्ड बाय सर फ्रांसिस गाल्टन। यूजेनिक्स शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था 1883 में। इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन रेस बाय एप्लीकेशंस ऑफ मेंडल्स लॉ, यानी यूजेनिक्स का जो मुख्य मकसद है उसमें मेंडल के नियमों का उपयोग करते हुए मानव जाति की नस्ल में सुधार के जो तरीके हैं वो इसके अंदर अपनाए जाते हैं। जनरली ह्यूमंस आर हेटेरोजाइगस फॉर वेरियस कैरेक्टर्स। सामान्यतया मानव जो होता है वो लगभग काफी लक्षणों के लिए विषम युग्मजीव होता है, हेटेरोजाइगस प्रकार का होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट नॉट पॉसिबल फॉर मैनी जनरेशन। इसके अलावा मनुष्य में कई पीढ़ियों तक संकरण प्रयोग है वो संभव नहीं है। मोर स्टैटिस्टिकल डाटा नॉट अवेलेबल। ज्यादातर साक्ष्य की जो आंकड़े होते हैं, स्टैटिस्टिकल जो डाटाज हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा सोशल सिस्टम इज वेरिएबल डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग छोटे कस्बों में, तहसीलों में सामाजिक रीति रिवाज है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक जेनेटिसिस्ट को, क्योंकि अलग अलग रिलीजन है, मान लिया हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, सिख है, ईसाई हैं। अब सबकी माइथोलॉजी अलग अलग होती है, सबके मैरिज के जो कानून कायदे हैं वो अलग अलग होते हैं और इन बाधाओं के कारण मानव की जो स्टडी है, इसकी जो जेनेटिकल स्टडी है वो कई बार संभव नहीं हो पाती है। तो ये एक प्रकार से हिंड्रेंस है। यूजेनिक्स में एक तरह से बाधाएं हैं। बाधाएं कौन कौन सी होगी? जनरली ह्यूमंस आर हेटेरोजाइगस फॉर वेरियस कैरेक्टर्स, hybridization experiment not possible for many generation, and more statistical data not available, and social hindrance, social system is variable in different countries. अब क्वेश्चन है कि यूजेनिक्स से पहले कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। जनरली अपन देखें कि जब भी अपने हिंदुओं में मैरिज जैसे होती है, मुस्लिम्स में मैरिज होती है, तो लड़के वाले लड़कियों को देखने आते हैं, लड़की वाले लड़कों को देखने आते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या लक्षण देखने चाहिए। जनरली आप देखते हैं कि भी दोनों बच्चों की जैसे पर्सनैलिटी जैसे बराबर है, दोनों की एजुकेशन बराबर है, दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है परिवारों की, है सरकारी जॉब में है या नहीं है। तो इस तरह के कई क्राइटेरिया है, लेकिन यूजेनिक्स में इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उसके अलावा और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार मैरिज हो जाती है, उसके बाद में पता चलता है कि इसके अंदर तो आनुवंशिक बीमारी है या गंभीर बीमारी है, और ये आनुवंशिक बीमारियां जब होती है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट होती है और उस वंश में, उस कबीले में फिर जो विकृत जो जीन होता है उसका फ्लो होने लग जाता है। तो यूजेनिक्स में ये कुछ तथ्य है जिनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। एक तो पीडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आइडिया होनी चाहिए, सिंड्रोम के बारे में आइडिया होनी चाहिए, लिंग संलग्न जो रोग है सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस उसके बारे में पता होना चाहिए, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म उपापचय जन्मजात रोग है उसके बारे में आइडिया होनी चाहिए, ब्लड ब्लड ग्रुप के बारे में आइडिया होनी चाहिए, एमनियोसेंटेसिस ये एक टेक्निक है जिससे सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है गर्भ में पल रहे बच्चे का, सिकल सेल एनीमिया है, इसके अलावा जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस हैं, और सामान्य मेंडेलियन लक्षण हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको यूजेनिक्स का अध्ययन करते हुए मानव की रेस की इंप्रूवमेंट के दौरान इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इन सभी भी मैं संक्षेप में आपसे चर्चा करूंगा। ये जैसे पीडिग्री एनालिसिस के सिंबल्स हैं, सिंबल में जैसे चौकोर यदि खाना है तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कुलर है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यदि इस तरह ईंट के निशान का है इसका मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये तीर का निशान यदि हो ये प्रोबेंड के रूप में रिप्रेजेंट होता है, यदि ये खाने सॉलिड हो यानी इसमें कलर भरा हुआ है इसका मतलब इसमें कोई डिजीज है, अफेक्टेड है, आधा खाना यदि भरा है आधा खाली है इट मीन्स ये वाहक है, कैरियर का काम कर रहे हैं या हेटेरोजाइगस कंडीशंस हैं। और इस तरह के यदि डॉट लगी हो इस सर्किल के अंदर इसका मतलब इसमें एक्स लिंक्ड कोई क्रोमोसोम है, एक्स लिंक कोई डिजीज है इसके अंदर। इस तरह यदि डायगोनली कर्व है, लाइन है, इसका मतलब ये डिसीज्ड है यानी क्षतिग्रस्त है। यदि ये हस्बैंड वाइफ की बीच में बॉन्डिंग है इसमें डबल जैसे ऑब्लिक लाइन है इसका मतलब इनका डाइवर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है। इस तरह यदि डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से यदि कनेक्टेड है इसका मतलब कॉन्संजीनियस मैरिज है यानी अपने ब्लड रिलेशंस में, जैसे अपने चाचा की लड़की से शादी कर ली, बुआ की लड़की से शादी कर ली, मामा की लड़की से शादी कर ली है। और आजकल तो एक टर्म और है सिस्टीजीनियस मैरिज जिसमें अपनी सगी बहन से शादी कर ली। तो इस तरह ब्लड रिलेशन में जब मैरिज हो उसके लिए ये डबल लाइन है वो प्रपोज की जाती है। ये जैसे ऊपर जो फर्स्ट है ये कपल है, ये इनकी संतति है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये इनकी बेटी है, ये बेटा है। ये इस तरह के यदि सर्किल हो, यदि सर्किल चारों तरफ डॉटेड हो इसका मतलब इन्होंने कोई लड़का गोद लिया है, एडॉप्टेड इन। और इस संतति के चारों ओर यदि इस तरह सॉलिड ब्रैकेट हो इसका मतलब इन्होंने लड़का गोद दिया है। तो गोद लिया है, गोद दिया है, उन दोनों के लिए सिंबल का यूज होता है। इस तरह का यदि सिंबल हो इसका मतलब ये जुड़वा बच्चे हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन। यदि इस तरह की कंडीशन हो इट मीन्स ये डाइजाइगोटिक ट्विन है, जुड़वा बच्चे तो हैं लेकिन अलग अलग जाइगोट के हैं, इनको फ्रेटर्नल ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह की यदि स्थिति हो तो इसके अंदर जाइगोसिटी अननोन यानी जाइगोट का जो कैरियोटाइप है वो अज्ञात है। तो ये कुछ पॉपुलर सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है जो पीडिग्री एनालिसिस में काम में लिए जाते हैं। इसमें जैसे ये एक एग्जांपल यहाँ पर जैसे दिखाया है हीमोफीलिया का। जैसे ये हस्बैंड है ये तो नॉर्मल है और इसकी वाइफ जो है ये कैरियर है यानी ये इसकी वाइफ है वो हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है लेकिन हीमोफीलिया का जीन इसमें एक एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब ये इनके जैसे बच्चे हुए हैं, इन बच्चों में आप देख रहे हो जैसे इनका एक लड़का है ये हीमोफीलिया से ग्रस्त है, ये लड़का नॉर्मल है, ये लड़की नॉर्मल है, ये लड़की कैरियर का काम कर रही है। अब इस लड़के की जैसे शादी हो गई, इसकी वाइफ है नॉर्मल है, इस कैरियर लड़की की शादी हो गई, इसका हस्बैंड नॉर्मल है। तो ये जो प्रोजनी है ये तो दोयते दोयतियों की है। अब इसके जो दोयते होंगे वो नॉर्मल है, दोयती है वो हेटेरोजाइगस है, कैरियर का काम कर रही है, और ये इनके पोते पोतियां हैं। तो इनका एक पोता नॉर्मल है, एक ये पोती नॉर्मल है, एक पोती कैरियर का काम कर रही है। अब इस कैरियर पोती की शादी हीमोफीलिया ग्रसित व्यक्ति से होगी, मनुष्य से होगी। अब इनकी जो संतति होगी उसमें आप देख रहे हो 50% लड़के नॉर्मल हैं, 50% लड़के कैरियर हैं। 50% संतति फीमेल जो है वो कैरियर है, 50% पोती है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो ये एक सिंपल पेडिग्री का एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने शेयर किया है, और इस तरह की पेडिग्री आप खुद भी बना सकते हो। आप कहीं भी मैरिज करने जा रहे हो तो उस परिवार के बारे में आइडिया जरूर लेनी चाहिए है कि इस परिवार में कोई गंभीर डिजीज तो नहीं है। तो पहले जमाने में क्या है, नाई को भेजते थे रिश्ता करने के लिए, और नाई 5 पीढ़ी तक उस परिवार की पूरी जो गुप्त जानकारी है वो लेके आ जाता था,
और उसके बाद में डिसाइडेशन होता था कि सगाई करनी है या नहीं करनी है। लेकिन अब चूंकि जेनेटिक्स है बहुत एडवांस हो चुकी है और इसमें कोई सोच संकोच नहीं होना चाहिए और आनुवंशिक स्तर पर भी उस फैमिली की जानकारी है वो लेनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पीडिग्री एनालिसिस। हाँ, इसके बाद ह्यूमन कैरियोटाइप का। कई बार क्या होता है कि कोई गंभीर डिजीज होती है, सिंड्रोम होती है और अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन उस केस में ह्यूमन का कैरियोटाइप यदि बना लिया जाए। कैरियोटाइप बनाना बहुत सिंपल है। आप जो भी लड़का है लड़की है उसका हेयर फॉलिकल ले लो, सर से एक बाल उपाड़ के उसका हेयर फॉलिकल ले लो और हेयर फॉलिकल की जो सेल्स है उसको एसिटोकार्मिन से स्टेन करके और उसमें माइक्रोस्कोप पे कैमरा लगा के उसकी फोटो ले लो और उसके बाद में बड़ा पॉजिटिव निकाल के सारे क्रोमोसोम्स की फोटो जाएगी। उन क्रोमोसोम को कैंची से काटकर उनको लंबाई के घटते क्रम में जमा लो। यदि 46 क्रोमोसोम है इट मीन्स ये व्यक्ति या लड़की है नॉर्मल है। अब मान लो उसमें 47 क्रोमोसोम है या 45 क्रोमोसोम है, इट मीन्स उसके अंदर किसी प्रकार का सिंड्रोम हो सकता है। तो ये कैरियोटाइप की एक बेसिक आइडिया है और ह्यूमन के जो क्रोमोसोम है इनको 7 ग्रुप में रखा गया है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप, एफ ग्रुप, जी ग्रुप। ए ग्रुप के अंदर 1 से 3 नंबर के क्रोमोसोम्स हैं, बी में 4 से 5, सी में 6 से 12 और एक्स क्रोमोसोम, डी में 13 से 15, ई में 16 से 18, एफ में 19 से 20, जी में 21 से 22 और वाई क्रोमोसोम। और ये लंबाई के घटते क्रम में है। ए ग्रुप के जो क्रोमोसोम है ये सबसे बड़े होंगे और जी ग्रुप के जो क्रोमोसोम है ये सबसे छोटे होंगे। और सेंट्रोमियर के आधार पर ए ग्रुप के जो क्रोमोसोम है ये मेटासेंट्रिक हैं, बी ग्रुप के सब मेटासेंट्रिक हैं, सी ग्रुप के सब मेटासेंट्रिक हैं, डी के टीलोसेंट्रिक हैं, ई के मेटा या सब मेटासेंट्रिक हैं, एफ के मेटासेंट्रिक हैं और जी के टीलोसेंट्रिक हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है ह्यूमन कैरियोटाइप की और कैरियोटाइप यदि सामने हो तो उस व्यक्ति के बारे में एकदम सटीक एनालिसिस है वो संभव हो पाता है। तीसरा एस्पेक्ट है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें मैं एक पहले अलग से व्याख्यान में डिलीवर कर चुका हूं और सेक्स डिटर्मिनेशन आप जानते हो कि नर जो होता है उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए नर में दो तरह के शुक्राणु बनेंगे। एक स्पर्म तो बनेगा 22 प्लस एक्स, एक स्पर्म बनेगा 22 प्लस वाई और फीमेल के अंदर चूंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम है इसलिए इसमें एक ही प्रकार का ओवम बनेगा 22 प्लस एक्स। अब एक्स स्पर्म का एक्स ओवम से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके अंदर फीमेल की फॉर्मेशन होती है। वाई स्पर्म यदि एक्स ओवम से फर्टिलाइज होता है उस केस में नर की उत्पत्ति होती है। तो ये एक बेसिक ये फ्लो चार्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन का। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट है सिंड्रोम। अब मनुष्य में हजारों तरह के सिंड्रोम्स हैं। कुछ सिंड्रोम इसमें मेटाबॉलिक प्रकार के हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल प्रकार के हैं, कुछ स्ट्रक्चरल टाइप के हैं। लेकिन क्रोमोसोम के कारण जो सिंड्रोम होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और मनुष्य में किसी भी एक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि हो गई, उस आदमी की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी आईक्यू, उसकी थिंकिंग, उसका फिजिकल स्टेटस, मेंटल स्टेटस पूरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ डिजीज है जो आपके कोर्स में है। ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल सिंड्रोम, यानी ये सिंड्रोम है वो कई गुणसूत्रों के कारण होते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम्स के कारण होते हैं। इसमें जैसे डाउन सिंड्रोम है, पटेव सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है। और सेक्स क्रोमोसोम के कारण होने वाले सिंड्रोम है उसमें टर्नर सिंड्रोम है, जैसे ही आपके कोर्स में काफी डिटेल में मैंने आपसे पहले चर्चा करी है, और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसके अलावा और भी सिंड्रोम है। हर एक क्रोमोसोम की संख्या में कमी और वृद्धि होने से मनुष्य में सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा और हर सिंड्रोम का अलग अलग नाम है, हर सिंड्रोम के करेक्टर्स अलग अलग है। और बच्चे को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके फिजिकल स्टेचर को देख के साइंटिस्ट जो होते हैं पता लगा लेते हैं कि इस बच्चे के अंदर इस तरह की बीमारी है या इस तरह का सिंड्रोम है। इसके अलावा सेक्स लिंकेज, क्योंकि जीन्स कई गुणसूत्रों पे भी होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम पे भी होते हैं। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट होते हैं। ये प्रोपेगेशन भी 4 प्रकार का हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ करेक्टर्स हैं, जैसे कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जांपल हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है। कुछ जो होते हैं वो अपूर्ण सहलग्न होते हैं, इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस।
कुछ जीन ऐसे हैं जो केवल एक्स क्रोमोसोम पे ही होते हैं, जैसे ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। कुछ जीन ऐसे हैं जो केवल वाई क्रोमोसोम पे होते हैं, जैसे मनुष्य में कान पर बालों का पाए जाना, इसको हाइपरट्राइकोसिस के नाम से जाना जाता है। और कुछ जीन ऐसे हैं जो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पे उपस्थित हैं। इसमें डिजीज है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, और इसमें मनुष्य में मेलानिन पिगमेंट की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, उसके कारण स्किन में यूनिफॉर्म कलरेशन नहीं होता है, और जगह जगह मेलानिन के छोटे छोटे तिल के जैसे, मोल के जैसे छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं, और ये एक डिजीज है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ये कुछ लक्षण हैं जो जिनके जीन एक्स और वाई क्रोमोसोम पे हैं, जैसे डिस्टीचियसिस। इसका अर्थ है कि आंखों में दो आई लेसेस का पाए जाना, बालों की दो पंक्तियों का पाए जाना। हीमोफीलिया, इसमें ब्लड का स्कंदन नहीं होता है। हेयरलेसनेस, इसमें शरीर पे बाल उत्पन्न नहीं होते हैं। जुवेनाइल ग्लूकोमा, इसमें छोटे बच्चों में यंग एज में ही ग्लूकोमा हो जाता है। जुवेनाइल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें शरीर की मांसपेशियां है जो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती है। मायोपिया, ये निकट दृष्टि दोष है। मिस्टेगमम, इसमें आईबॉल जो होता है वो अनिच्छिक रूप से दोलित होता रहता है। मिट्रल स्टेनोसिस, इसमें हार्ट का मिट्रल वाल्व है वो एबनॉर्मल होता है। ऑप्टिक एट्रोफी, इसमें ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें व्यक्ति जो प्राइमरी कलर है रेड ब्लू ग्रीन, उसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है। हाइपरट्राइकोसिस, इसमें बालों कानों की पिन्ना के ऊपर हेयर पाए जाते हैं। इक्थियोसिस हिस्ट्रिकस, इसमें स्किन के ऊपर मछली के जैसे प्लेकोइड स्केल जैसे होते हैं, साइक्लोइड स्केल होते हैं, उस तरह के सल्कोन जैसा पैटर्न कई बार स्किन के ऊपर बन जाता है। हाइपर यूरिसेमिया, इसके अंदर एक्सिस मात्रा में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। और हंटर सिंड्रोम, इसमें मेंटली रिटार्डनेस होती है और हर्स्यूटिज्म के जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा और भी सैकड़ों लक्षण है मनुष्य में जिनके जीन एक्स और वाई क्रोमोसोम पर कंप्लीट या इनकम्प्लीट रूप से जुड़े रहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये मैंने आपसे शेयर किए हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। अब कई बार म्यूटेशन के कारण क्या होगा, जीन के कॉडन में चेंजिंग हो जाती है। अब जीन के कॉडन में जब चेंजिंग हो गई तो उस जीन से बनने वाले प्रोटीन में एमिनो एसिड चेंज हो जाता है, और एमिनो एसिड जब चेंज हो गया तो उस प्रोटीन की टोटल स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टीज, स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और इसका सीधा असर शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं में पड़ता है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन जब प्रभावित होती है तो मनुष्यों में उपापचय के जन्मजात रोग जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे ई गैरोड, और इन्होंने करीब 156 के आसपास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की खोज की थी, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। उस पुस्तक का टाइटल भी यही था, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, और इस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। लेकिन वर्तमान में इनबॉर्न एरर्स की जो संख्या है वो 200 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने कोट किया, जैसे सिस्टीन यूरिया है, हिस्टीडेनेमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम में म्यूटेज डिफिशियंसी है, एल्बिनिज्म है, जैसे स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है और स्किन जो होती है वो अंग्रेजों की जैसी हो जाती है। इसके अलावा जैसे होमोसिस्टिन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, मैपल सीरम सिंड्रोम है, सिस्टिनोसिस है। इसके अलावा और भी सैकड़ों डिजीज है। ये सारी इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के नाम से जानी जाती है, और ये बीमारियां म्यूटेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप जो है मनुष्यों में प्राइवेट टाइप के भी हैं, पब्लिक टाइप के भी हैं। पब्लिक टाइप में जैसे एबीओ सिस्टम है, आरएस सिस्टम है, एमएन सिस्टम है, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट ब्लड ग्रुप है जो पर्टिकुलर कबीलों में, पर्टिकुलर फैमिलीज में ही पाए जाते हैं। और जब भी ह्यूमन की मैरिज सगाई करने जा रहे हैं उसमें ब्लड ग्रुप को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, विशेषकर आरएस फैक्टर। तो हस्बैंड आरएस पॉजिटिव नहीं होना चाहिए और वाइफ आरएस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब मैरिज होती है तो उसके बच्चों में मिसकैरेज की संभावना बहुत रहती है। हालांकि आजकल इसके एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लगते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक हो इस तरह की मैरिज को अवॉइड ही करना चाहिए। और ये ब्लड ग्रुप का जैसे आगे वाली स्लाइड में जैसे कंपेरेटिव टेबल है, ये एबीओ सिस्टम में जैसे 4 ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों में ए एंटीजन है, बी वाले में बी एंटीजन है,
ए बी वाले में ए और बी दोनों एंटीजन हैं, ओ के अंदर एंटीजन एब्सेंट होते हैं। अब इन व्यक्तियों के प्लाज्मा जो एंटीबॉडीज है, ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडीज हैं, बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडीज हैं, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है, और ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होती है। ये इनके जैसे जीनोटाइप है। अब इसमें ए ब्लड ग्रुप वाला ए को रक्त दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, और ओ वाला ब्लड ग्रुप है ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसी तरह ए वाले ए से ब्लड ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं, बी वाले बी से ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं, ए बी वाले सभी से ब्लड ले सकते हैं, और ओ वाले केवल ओ से ब्लड ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है और सभी से ये ब्लड ले सकता है। एमनियोसेंटेसिस ये भी एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है आजकल, और इसमें गर्भ में पल रहे शिशु से इंजेक्शन के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में कोशिकाएं आ जाती है, इन कोशिकाओं को कल्चर करके इसका कैरियोटाइप बनाया जाता है, और कैरियोटाइप से पता लग जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, या इसमें कोई सिंड्रोम है क्या। लेकिन इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है रिस्की भी होते हैं, क्यों कई बार आप जिस निडिल से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल रहे हो और वो मान लीजिए स्टरलाइज नहीं है, तो घर में पल रहे बच्चों के अंदर बैक्टीरिया का, वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, माइक्रोब का इन्फेक्शन हो सकता है, और उसका सीधा असर बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। सिकल सेल एनीमिया, अब सिकल सेल एनीमिया है, इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो आरबीसी ये सर्कुलर होती है, हीमोग्लोबिन परिधि की तरफ डिस्ट्रीब्यूट रहता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया यदि हो उस केस में आरबीसी जो होगी वो अर्धचंद्राकार हो जाती है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। और हीमोग्लोबिन में, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड चेन में जहां ग्लूटामिक एसिड होता है, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलाइन एमिनो एसिड्स आ जाता है। तो एमिनो एसिड चेंज होने से एक तो आरबीसी की आकृति चेंज हो जाती है, और इसकी ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस तरह की जो डिजीज है ये अफ्रीका के अंदर बहुत पाई जाती है। जुड़वा बच्चों पे भी विशेष फोकस रखना चाहिए। कई फैमिली मैंने देखी है जिसमें कई पीढ़ियों से जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं, ये भी एक इत्तेफाक मान लो या बाई चांस मान लो। और जुड़वा बच्चे जो है ये जनरली 3 तरह के हैं इसमें। ये तो जैसे आइडेंटिकल ट्विन है, यानी एक ही जाइगोट से बने हुए। तो एक ही जाइगोट में कई बार क्या होता है कि पहला क्लीवेज हुआ, और पहला क्लीवेज होने के बाद में दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट हो जाती है, तो उनसे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये जो फिगर है ये डाइजाइगोटिक ट्विन या फ्रेटर्नल ट्विन। अब इसमें दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन दोनों के जाइगोट अलग अलग है, इसलिए आप इनकी देख रहे हो बॉडी की शेप और साइज दोनों की अलग अलग है। और इस यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों बच्चों की शक्ल सूरत एक जैसी है। और एक होता है सियामी जुड़वा। सियामी जुड़वा में क्या हो गया, बॉडी का जो जुड़वा बच्चे हैं उनके शरीर का कुछ भाग आपस में जुड़ा रहता है। अब जैसे इस बच्चे में आप देख रहे हो इन दोनों के जो हेड है आपस के अंदर जुड़े हैं। तो सियामीज जुड़वा भी कई बार मनुष्यों के अंदर ये डेवलप होते हैं। तो 3 तरह के जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विन, फ्रेटर्नल ट्विन और सियामीज ट्विन। हाँ, इसके अलावा कुछ मेंडेलियन लक्षण है, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बालों का डार्क कलर डोमिनेंट है, हल्के कलर के बाल रिसेसिव है, घुंघराले बाल डोमिनेंट है, सीधे बाल रिसेसिव है, काली त्वचा डोमिनेंट है, हल्की त्वचा रिसेसिव है, आंखों का भूरा रंग डोमिनेंट है, नीला रंग रिसेसिव है, आईलैशेस बड़ी हो डोमिनेंट है, छोटी हो रिसेसिव है, ईयर लोब यदि फ्री हो तो ये डोमिनेंट लक्षण है, ईयर लोब यदि अटैच हो तो ये रिसेसिव लक्षण है, मोटे होठ यदि हैं ये डोमिनेंट करेक्टर हैं, पतले होठ रिसेसिव करेक्टर्स हैं, नोस्ट्रिल यदि चौड़े हों तो ये डोमिनेंट लक्षण है, नोस्ट्रिल यदि नॉर्मल हो ये रिसेसिव लक्षण है, नॉर्मल नाक हो ये डोमिनेंट लक्षण है, सीधे नाक हो ये रिसेसिव लक्षण है, और अंगुलियों की संख्या यदि ज्यादा हो तो ये प्रभावी लक्षण है, 5 अंगुलियां हो ये नॉर्मल लक्षण है, अंगुलियां छोटी हो डोमिनेंट फीचर है, अंगुलियां पतली और लंबी हो रिसेसिव फीचर है, और ए बी और ए बी ये जो ब्लड ग्रुप है ये डोमिनेंट है, ओ ब्लड ग्रुप जो रिसेसिव है, आर एस फैक्टर पॉजिटिव प्रभावी है,
RS फैक्टर नेगेटिव, ए प्रभावी है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रभावी है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ये प्रभावी है। और स्वाद का यदि पता लगता है खाने पीने में, इसका मतलब प्रभावी लक्षण है। स्वाद का पता नहीं लगता है तो यह प्रभावी लक्षण है। ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, हाइपरटेंशन, ये डोमिनेंट फीचर है। और बीपी नॉर्मल रहता है, ये रिसेसिव फीचर है। तो ये कुछ लक्षण है और इससे आदमी को देख के, स्टूडेंट बच्चों को देख के उसके बारे में आइडिया लग जाती है। अब टाइप्स ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स को मेनली दो ग्रुप में जैसे बांटा गया है, एक तो पॉजिटिव यूजेनिक्स, एक नेगेटिव यूजेनिक्स। पॉजिटिव यूजेनिक्स में क्या होगा, इट मेजर्स टू इंक्रीज रिप्रोडक्शन इन फैमिलीज विथ डिजायरेबल ट्रेट। तो पॉजिटिव यूजेनिक्स में तो वांछित जो लक्षण है, अच्छी क्वालिटी के जो लक्षण है, उन लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट करने हेतु तरीके अपनाए जाएंगे। और नेगेटिव यूजेनिक्स में क्या होगा, इट मेजर्स टू लिमिट रिप्रोडक्शन इन फैमिलीज विथ अनडिजायरेबल ट्रेट्स। तो इसमें जो अवांछित लक्षण है, कोई बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, तो उन लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट होने से रोका जाता है। अब इसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो नेगेटिव यूजेनिक्स और पॉजिटिव यूजेनिक्स, इसमें क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। सबसे पहले नेगेटिव यूजेनिक्स। अब नेगेटिव यूजेनिक्स में क्या होगा, जो अनडिजायरेबल जो ट्रेट है, अनडिजायरेबल जो जीन है, विकृत प्रकार का जो जर्म प्लाज्म है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट होने से रोकना है। और इसके लिए ये जो डिवाइसेज हैं ये अप्लाई की जाती है, जैसे रेगुलेशन ऑफ मैरिज। अब इस तरह का कानून बनना चाहिए कि जिन लड़के लड़कियों में जर्म प्लाज्म विकृत प्रकार का है या कोई उनमें गंभीर आनुवंशिक बीमारी है, तो उनकी मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के कानून बने हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज में बने हुए हैं। प्रॉपर एज में शादी होनी चाहिए, जैसे इंडिया में लड़का 21 साल का होना चाहिए, लड़की 18 साल की होनी चाहिए। उससे पहले ही शादी है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आती है और उसके अंदर अपराध के रूप में माना जाता है। तो मैरिज के ऊपर रेगुलेशन करके इसको रोका जा सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल सेपरेशन ऑफ डिफेक्टिव्स। तो जो आनुवंशिक रोग से ग्रस्त जो मनुष्य है, उनको लैंगिक रूप से पृथक कर देना चाहिए। सेपरेशन के लिए इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। और विदेशों में तो इनके बाकायदा अलग कॉलोनी होती है, अलग इनकी स्कूलें होती है, अलग ही मंदिर मस्जिद होते हैं। और स्टरलाइजेशन के द्वारा, अब किसी व्यक्ति में कोई आनुवंशिक बीमारी है तो उसको नपुंसक बना देना चाहिए, नर के अंदर वैसेक्टोमी के द्वारा और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी के द्वारा। बर्थ कंट्रोल के तरीके अपनाकर, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में कोई गंभीर बीमारी आ गई सपोज, तो उस केस में जन्म नियंत्रण पे वो होना चाहिए, यानी ऐसे जो दंपति हैं वो बच्चों को पैदा नहीं करें। और इसके लिए जो तरीके हैं उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक जो तरीके हैं उनको पाए जा सकते हैं। कंडोम का यूज कर सकते हैं, कॉपर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव आजकल मेडिसिन आती है, उसको यूज कर सकते हैं। और फिर भी मान लीजिए फीमेल यदि प्रेग्नेंट हो गई या उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में किसी तरह की कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तो उस केस में अबॉर्शन का भी सहारा लिया जा सकता है। क्योंकि अबॉर्शन आप ऐसे नहीं करा सकते, पीसीपीएनडीटी एक्ट है उसके तहत इसमें 3 साल की जेल है। लेकिन यदि गर्भ में पल रहे बच्चे में कोई गंभीर बीमारी हो, कोई गंभीर सिंड्रोम हो, या उस बच्चे के कारण उस बच्चे की मदर को यदि कोई हेल्थ लॉस हो, हेल्थ लॉस होने की संभावना हो, उस केस में कानूनी रूप से गर्भपात है वो करवाया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंजीनियस मैरिज। तो स्वगोत्र जो विवाह होती है, स्वगोत्र, स्ववंश, स्वरक्त है, यानी चाचा की लड़की से शादी कर ली, मामा की लड़की से कर ली, बुआ की लड़की से कर ली, फूफी की लड़की से कर ली, इस तरह की जो मैरिज है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम समुदाय में देखते हैं, अपने इंडिया में विशेषकर जो कैमखानी फैमिलीज हैं वो राजपूतों से जैसे कन्वर्टेड हैं और इनमें ब्लड रिलेशंस में मैरिज होती है। हाँ, इसके अलावा कंट्रोल ऑफ इमिग्रेशन। विदेशों से आने वाले जो व्यक्ति है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो गंभीर बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये इन विदेशियों के प्रवास के कारण होती है। अब भारत में जैसे एड्स रोग जैसे आए तो ये अ, विदेशी लोगों से आए, क्यों विदेशी लोग यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, और वहाँ पर खुले सेक्स कल्चर होती है और उनके जीन के फ्लो के कारण
इस तरह गंभीर बीमारियां है वो डेवलप हो जाती है। हाँ, इसका सेकंड जो एस्पेक्ट है दैट इज पॉजिटिव यूजेनिक्स। अब पॉजिटिव यूजेनिक्स में उन तरीकों को अपनाया जाएगा जो अच्छे लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट करने के लिए हेल्पफुल है। तो इसके अंदर सिलेक्टिव मैटिंग। अब सिलेक्टिव मैटिंग में क्या होता है कि हालांकि शादी करते हैं तो चार गोत्र जैसे टालते हैं, इसके अलावा लड़के लड़कियों की हाइट देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं, उनका नॉलेज देखते हैं, पढ़ाई लिखाई देखते हैं। तो इस तरह की सिलेक्टिव मैटिंग जब की जाती है तो वो सबसे अच्छी होती है। रिमूवल ऑफ सोशल हिंड्रेंस। अब कई बार सामाजिक बाधाएं भी होती है। अब कई बार मान लिया लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी पोस्ट पे लग गया, अब उसके सूटेबल लड़की है उस कबीले में, उस कास्ट के अंदर जैसे नहीं मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर यहाँ पर हायरार्की भी है विशेषकर है कि ये ऊंचा ठिकाना है, ऊंचा कबीला है, ये नीचा ठिकाना है, नीचा कबीला है। राजपूतों में जैसे ये सिसोदिया वंश के हैं साहब, ये महाराणा वंश के हैं। तो कई बार ये ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो यहाँ पर खत्म होना चाहिए। यदि सूटेबल पार्टनर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज भी है वो पॉसिबल है, इंटर रिलीजन मैरिज है वो भी पॉसिबल है, और इंटर कॉन्टिनेंटल शादियां है वो भी बेस्ट रहती है। मैरिज इन प्रॉपर एज। शादी की जो आयु है वो 25 साल तक मैरिज का एस्पेक्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 30 साल की आयु तक फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्योंकि ओल्ड एज में जब शादियां होती है तो उसमें कई बार कंसेप्शन नहीं हो पाता है, और जर्म प्लाज्म, अंडे में जो जर्म प्लाज्म है वो भी पुराना हो जाता है, और पुराना जर्म प्लाज्म होता है वो फिर विकसित हो रहे भ्रूण को प्रभावित करता है। इसलिए मैरिज की प्रॉपर एज होनी चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे लड़कियों की 18 साल, लड़कों की 21 साल, इससे कम आयु में आप मैरिज नहीं कर सकते। लेकिन साइंस की दृष्टि से ये मेरी पर्सनल सलाह है कि 25 साल की आयु तक मैरिज का जो एस्पेक्ट है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। फर्टिलाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड गैमेट। आजकल लेबोरेटरी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जैसे पॉसिबिलिटी है वो है, फैसिलिटी अवेलेबल है, और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है कासा, कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस। तो इस मशीन के द्वारा आप अच्छी क्वालिटी के जो एक्स स्पर्म है, वाई स्पर्म है, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो हेल्दी स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जब हेल्दी ओवम के साथ होगा तो उससे बनने वाली जो बेबी है वो भी हेल्दी होगी। इसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग। तो आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आनुवंशिक सलाहकार भी होते हैं। जिस तरह लीगल केस के लिए कानूनी सलाहकार होते हैं, उसी तरह जेनेटिक्स की काउंसलिंग के लिए बड़े बड़े सलाहकार होते हैं जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स के एक्सपर्ट होते हैं। और जब भी आप मैरिज करने जा रहे हो, सगाई करने जा रहे हो, तो उससे पहले इन आनुवंशिक विशेषज्ञों से सलाह जरूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी एनालिसिस मशीनें हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, और उन सॉफ्टवेयर के यूज से पूरा जेनेटिक्स का जो एनालिसिस है वो हो जाता है। और उस केस में ये आनुवंशिक सलाहकार जो होते हैं ये सजेस्ट करते हैं कि अ, इस मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉजिटिव यूज एंड इसके पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। हाँ, अब यूजेनिक्स के अलावा दो ब्रांचेज और है, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स। इस पे भी मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। यूथेनिक्स, यूथेनिक्स क्या है? इसमें मानव की जो नस्ल है उसका सुधार किया जाता है, किसके द्वारा? अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देके। है ये एनवायरनमेंट कल्चरल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, गांव का एनवायरनमेंट हो सकता है। बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करके, उसको अच्छी एजुकेशन दे, बेटर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करके। अपने फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान का नाम सुना होगा, और उन्होंने एक उसकी एक सिस्टर है अलवीरा, अलवीरा नाम है शायद उसका, और वो बच्ची स्लम एरिया से थी, लेकिन सलमान खान साहब ने उस बच्ची को एडॉप्ट किया, और उसकी पूरी, उसका लालन पालन, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा कम से कम उस बच्ची पे उन्होंने 5 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे। और अभी हाल में उससे बच्ची की उन्होंने मैरिज भी करी है। और अब उस बच्ची की पर्सनैलिटी आप देखो तो आप कह ही नहीं सकते कि ये स्लम एरिया की बच्ची है, क्योंकि इस बच्ची को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला है, प्रॉपर एजुकेशन मिली है, प्रॉपर बिहेवियर मिला है, जितना जो लाड प्यार मिलना चाहिए एक फैमिली का
वो सारा उस बच्ची को मिला है, और आज उस बच्ची की पर्सनैलिटी अलग से देखने को मिलती है। तो यूथेनिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें मानव की नस्ल सुधार, इसमें जेनेटिक्स नहीं देखी जाएगी, इसमें बाय प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन, बाय प्रोवाइडिंग बेटर एनवायरनमेंट, बाय प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी। और एक ब्रांच इसमें हो रहा है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स है ये एक तरह से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी है, क्योंकि आजकल इस तरह की टेक्निक डेवलप हो चुकी है कि आप बॉडी में किसी भी जीन को आप हटा सकते हो। मान लो अपने पता ले जाए कि इस बॉडी के अंदर ये जीन है और इस जीन के कारण इस बच्चे में ये बीमारी होने की संभावना है, तो उस केस में जाइगोट लेवल के ऊपर ही उस जीन को रिमूव कर दिया जाता है और नए जीन को जोड़ा भी जा सकता है। तो जीन रिमूवल और जीन इंजर्शन दोनों ही टेक्निक आजकल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जीन गन है वो डेवलप हो चुकी है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डिस्कवर हो चुके हैं, और ये एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है, एक तरह से रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है उसकी ब्रांच है। तो जिस तरह सिविल इंजीनियर मकानों की तोड़ फोड़ करके नई डिजाइन बना देते हैं, उसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो होते हैं ये जीन की तोड़ फोड़ करके जीन को रिमूव कर सकते हैं, किसी डीएनए सीक्वेंस को इंजेक्ट कर सकते हैं और गंभीर बीमारी है उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बाय रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग बायोकेमिकल प्रोडक्ट, तो कई बार मान लीजिए हीमोफीलिया का पेशेंट है तो उसमें आठवां जो फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर उपस्थित होता है, और ऐसे व्यक्ति में इस आठवें फैक्टर का इंजेक्शन लगा के हीमोफीलिया से बचा जा सकता है। बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, अब कई बार व्यक्तियों में टॉक्सिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म अपने को पता है कि ये टॉक्सिक प्रोडक्ट किस बेसिस पे बन रहा है। अब मान लो किसी आदमी के गठिया रोग है, मान लीजिए आर्थराइटिस है, इट मीन्स उस व्यक्ति में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब यूरिक एसिड बनने के पीछे रेस्पॉन्सिबल भोजन कौन से होते हैं? प्रोटीन युक्त। तो जिस व्यक्ति में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है उस व्यक्ति को प्रोटीन रिच जो डाइट है वो नहीं लेनी चाहिए। बाई ड्रग ट्रीटमेंट, औषधियों के उपचार के द्वारा भी ये पॉसिबल है। बाय जीन थेरेपी, जीन थेरेपी आजकल पॉसिबल है। जिनका प्रत्यारोपण है वो भी पॉसिबल है। देयर इज ए लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी इन मेडिकल इंजीनियरिंग, और इसके अंदर अपार संभावनाएं हैं। नाउ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज इन हैंड एंड फंक्शनिंग ऑफ एवरी जीन इज नाउ एक्सप्लोर्ड। और ह्यूमन जीन परियोजना जैसे है आज के 20 साल पहले जैसे चली थी, और मानव में पाए जाने वाले 30,000 जीन सबका एनालिसिस है वो हो चुका है। कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इस जीन में नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस कैसी है, ये जीन कौन सा प्रोटीन बनाता है, इस जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, इस जीन का ऑपेरॉन कैसा है। तो पूरी डिटेल एनालिसिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, और मेरे ख्याल से लगभग 3 लाख प्रिंटेड पेजेस में ये रिजल्ट है वो अवेलेबल है, और पूरे पेजेस को पढ़े तो भी कम से कम 10 साल लग जाती है। तो ये कुछ यूजेनिक्स के ये पॉसिबल एस्पेक्ट है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, और आप इस व्याख्यान को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चैप्टर है, ये कॉमन चैप्टर भी है, और लेमैन के लिए भी ये चैप्टर है वो व्याख्यान है काफी फायदेमंद साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये कुछ बेसिक डिफरेंस जैसे मैंने शेयर किया यूथेनिक्स और यूजेनिक्स के अंदर। यूजेनिक्स डील्स विथ रेस इंप्रूवमेंट थ्रू हेरिडिटी, while euthenics deals with race improvement through environment. Eugenics is hygiene for the future generation. Euthenics is hygiene for the present generation. क्यों? यूथेनिक्स में जो बच्चे पर्सनैलिटी आपने बनाई है वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट नहीं होगी। यूजेनिक्स मेक्स अवेट केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, यूथेनिक्स हैज इमीडिएट अपॉर्चुनिटी। यूजेनिक्स में जेनेटिक लॉज का उपयोग किया जाता है, और यूथेनिक्स में बेटर एनवायरमेंट का उपयोग किया जाता है। यूथेनिक्स precede eugenics, developing better new men now, and thus inevitably creating a better race of human in the future. Euthenics is the term proposed for the preliminary science on which eugenics must be based. तो ये आज का मेरा व्याख्यान, और आशा करता हूँ ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। फिर भी आपके किसी भी तरह कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप निसंकोच मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, पर्सनल संपर्क के द्वारा आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।
और इसी के साथ एक बार हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू. हैव ए गुड डे. थैंक यू वेरी मच.